नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति हाजिर हूं। और आज आम बजट निर्मला सीतारमण द्वारा पेश कर दिया गया। कई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान भी किया गया है, लेकिन आयकर टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किए हैं। कई उतार चढ़ाव भरा रहा। जिस तरह से जर्जर अर्थव्यवस्था में सामान्य स्थिति लाने के लिए ये इस बजट को पेश किया गया था। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं कर्नल दयाशंकर दुबे, भाजपा नेता हैं। ये इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कर्नल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपको इस बजट को देखकर क्या कुछ लगता है कि जीडीपी ग्रोथ में ये कितना असरदायक साबित होने वाला है? और आज बजट मेरा मानना ये है कि ये पूरा का पूरा बजट अपने आप में एक ऐतिहासिक बजट है। और मुझे लगता है कि इसके बारे में ऑलरेडी हमारे वित्त मंत्री ने इसके ऊपर पहले ही इसको इंगित कर दिया था कि ये 100 साल का ऐतिहासिक बजट होगा। और इसकी वजह थी क्योंकि जो 6 विद्वान विशेषज्ञ लोग थे, उन्होंने इसके ऊपर चर्चा करके और एक ऐसा बजट बनाया जिसमें स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी गई है, किसानों को प्राथमिकता दी गई है, मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है। और इन सबको लेकर के मैं यही कह सकता हूं कि एक बहुत ही समुचित ये बजट है जिसका हम सभी को मिलकर के स्वागत करना चाहिए। कर्नल जी, आपने कहा कि जिस तरह से किसानों को इसमें दर्जा दिया गया है, 1.5 गुना उनका बढ़ा दिया गया है हालांकि, लेकिन जिस तरह से कृषि रिफॉर्म्स पर बात हो रही है और लगातार आंदोलन भी कृषि कानूनों को लेकर जा रही है, तो क्या इसके बाद जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है किसानों की आय में, तो उससे कोई फायदा निकलेगा? क्या किसानों का मन सरकार की तरफ पिघलेगा? देखिए कीर्ति, मेरा मानना ये है कि किसान तो ऑलरेडी ही इस पार्टी के साथ और इस सरकार के साथ है। ये कुछ एक लोग हैं जो अपने एजेंडे को लेकर के एक अलग थलग किए हैं। उनकी मांग है, वो अपने तरीके से लोकतंत्र में सब चीजें होती रहती हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं होगा कि ये सरकार किसानों द्वारा बनाई हुई किसान हितैषी सरकार है। और मन बदलने की जहां तक बात है, देखिए जब आप सरकार में होते हैं तो उनके कल्याण की बात करते हैं। थोड़ी देर के लिए मन को भरमाना या लुभाना ये उचित नहीं है। यदि आप ध्यान दें कृषि सेक्टर के ऊपर, तो देश में 5 बड़े कृषि हब बनने जा रहे हैं, ये आपको जानकारी होगी। जी बिल्कुल। 1000 के करीब मंडियां जो है वो ई कॉमर्स के साथ जुड़ी जा रही है, यानी डिजिटल बनाई जा रही है। किसानों को लोन के लिए 16.5 लाख करोड़ की राशि निश्चित की गई है। जी। यही नहीं, आप एमएसपी के बारे में बात करते हैं, 1.5 गुना सीधा उन्होंने कर दिया कि 1.5 गुना इसकी कीमत रखी जाएगी। गेहूं के लिए अभी किसानों के लिए लक्ष्य तय कर दिया गया है और 75,100 करोड़ ये एमएसपी के तहत रखा गया है। धान में किसानों के लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए रखा गया है। मुझे लगता है कि ऐसी चीजें जो है किसानों के जीवन में, जीवन स्तर में एक बहुत पॉजिटिव उछाल लाएगी। इसलिए निश्चित तौर पर किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है और वो बने रहेंगे। लेकिन जिस तरह का इंतजार आम जनता को इस बार का बजट का था, क्योंकि जिस तरह से कोरोना आया उसके बाद देश की रोजी रोटी पर संकट पैदा हुआ और मध्यम वर्ग की तो एक तरह से आप समझिए कमर ही टूट गई थी कोरोना के चलते, तो वो बेसब्री से इस बजट में इंतजार करती कि कोई ना कोई ऐसा बदलाव आएगा, ऐसा कोई ना कोई कदम सरकार जरूर उठाएगी जो उनके लिए थोड़ा तो फायदेमंद होगा, थोड़ी उन्हें राहत देगा। लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। देखिए, सबसे निचला तबका जो होता है वो हमारे प्रवासी मजदूर थे, जिसकी बहुत ज्यादा चिंता थी। और आपको याद होगा जब कोरोना काल की विपत्ति आई थी तो उसमें भागम भाग सबसे ज्यादा यदि हुआ तो प्रवासी किसानों को हुआ था। आज यही सरकार है जो कहती है कि एक कार्ड से आप जहां कहीं भी कार्यरत हैं आप अपना राशन कार्ड ले सकते हैं। शहर में प्रवासी मजदूरों को ईएसआई के एम्बिट में लाया गया है। शायद ये पहली बार है और ये हमने भी सीखा है, ये सबक सीखा है लॉकडाउन से कि हमने अपने निचले तबके को देखना है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत इनको लाभ दिया जाना है। एक एक डिटेल्स मेरे पास है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि एक ये सबसे गरीब तबका, उसके बाद थोड़ा ऊपर आते हैं मध्यम में आप देखिए सर्विस क्लास के जो पेंशन वाले लोग हैं, यदि वो 75 साल के हो गए हैं तो उनको कोई आईटीआर भरने की जरूरत नहीं। कर्नल जी, इस पर भी माफ कीजिएगा, मैं आपको टोक रही हूं। एक लाइन और जोड़ लूं आपकी इजाजत हो तो। जहां तक पेंशनर की बात है,
पेंशनर को अब उनकी पेंशन एग्जम्प्टेड है। इस सरकार ने किसी भी छूट को कम नहीं किया है। हाउस लोन पर जाइए, वो जैसे कि तैसे बरकरार है। ये बात पहले ही आ गई थी जब बजट अनाउंस हो रहा था कि कुछ धातुएं हैं उनका रेट बढ़ेगा। आपको जानकारी होगी कि जैसे ही बजट आया है उसके बाद सोने के रेट में 500 अंकों का गिरावट सीधा आया है, 500 रुपए का। ये सब चीजें मुझे लगता है कि ये सर्व समाज के लिए जो इस देश का वित्त है वो अब प्रयोग में आएगा। कर्नल जी, मैं आपसे ये बोलना चाहूंगी कि जिस तरह से आपने बताया कि 75 साल के ज्यादा की उम्र वाले लोगों के लिए टैक्स में छूट दी गई है, लेकिन उनके लिए भी एक दायरा तय कर दिया गया है जिस तरह से कि खाली पेंशनर्स अगर होंगे तो उनके लिए ये छूट दी जाएगी। हालांकि अगर उनके पास आय की कोई दूसरी आमदनी का कोई दूसरा जरिया होगा तो उनके लिए छूट नहीं है। देखो, यू आर ए इंटेलेक्चुअल पर्सन सिटिंग ऑन द डेस्क राइट नाउ। प्लीज अंडरस्टैंड, पेंशन किसको चाहिए? जी। जीवन के भरण पोषण के लिए पेंशन चाहिए। जी जी। अब ये चीज एक दयाशंकर दुबे जैसा पेंशनर है, 75 साल का हो गया है, तो उसको सिर्फ अपनी देखरेख करनी है, अपना हेल्थ केयर करना है, अपना खाना देखना है। लेकिन मान लीजिए रतन जी हैं टाटा, यदि वो 75 साल के हो गए हैं तो मुझे लगता है वो 75,000 लोगों को खिला पिला सकते हैं। आप इस बात को समझ रही हैं? तो सिर्फ पेंशन का दिए जाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छूट है और इसके लिए ये स्वागत योग्य बजट कहा जाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी। मैं बात करूंगी डिजिटल इंडिया की। जिस तरह से डिजिटल इंडिया की लगातार सरकार बात कर रही थी और आपने जैसा ही बोला कि सोना चांदी के दाम कम हुए, तो बेशक लोगों के चेहरे पर खुशी आई है बिल्कुल, लेकिन जो डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आज निर्मला सीतारमण ने भी डिजिटली आज बजट को पेश किया, लेकिन उसके बावजूद मोबाइल चार्जर के दामों में और जो इलेक्ट्रॉनिक के सामानों में बढ़ोतरी की गई है। क्या लगता है आपको, क्या कुछ कहना है इस पर आपका? जब हम और आप दोनों डिबेट देख रहे थे तो एक चीज जरूर, मैंने बजट का भाषण सुना तो यही समझ में आया जी कि पूरा भारत को आत्मनिर्भर करने की एक कवायद है कि लोग जो हैं इंपोर्टेड सामान को कम और स्वदेशी को ज्यादा इस्तेमाल करें। इसीलिए आपने देखा होगा कि एक उसके लिए भी फंड उन्होंने सुनिश्चित किया ताकि वी कैन कम्पीट इन द मार्केट विद द अदर पीपल इन द वर्ल्ड एंड देन वी कैन एक्सेप्ट आवर produce which what we are producing as a electronic gadgets। तो मुझे लगता है कि ये डिस्करेज करने का तरीका हो सकता है, लेकिन दयाशंकर जी, आप अगर अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर लेते तो शायद तक आपकी आवाज क्लियर हम तक आ जाएगी। ना ही टीवी हम चलाए हैं और ना। अच्छा, थोड़ी सी आपके वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस हो रही थी तो मैंने आपको बोला, माफ कीजिएगा। नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं है जी, आप अपना कंटिन्यू कर सकते हैं अपनी बात को। जी जी जी। सो मैडम, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि हर क्षेत्र को उठा के आप देख लीजिए, चाहे कृषि क्षेत्र हो, चाहे उसमें मछली पालन हो, चाहे धान गेहूं की खरीद हो, चाहे प्रवासी मजदूर हो, यहाँ तक कि रेल की जब बात करते हैं तो देखिए उसके लिए भी 1.1 लाख करोड़ रुपीज आवंटित किया गया है। ब्रॉडगेज की बात की गई है कि 100% अब हम विद्युतीकरण का लक्ष्य रख रहे हैं। दिसंबर 23 तक विद्युतीकरण कंप्लीट करेंगे। पर्यटन वाले क्षेत्रों को विशेष ध्यान देंगे और उसके लिए विशेष रूट बनाएंगे। यहाँ तक कि मेट्रो के बारे में बड़ा क्लियर किया गया है, उसके लिए भी 11,000 करोड़ रुपए। देश के 702 किलोमीटर का मेट्रो रूट तय होना है, कंप्लीट होना है। ये मेरा कहना क्या है कि चाहे वो शिक्षा हो, शिक्षा के बारे में आपने सुना होगा। जी बिल्कुल। 100 सैनिक स्कूल बनाए जा रहे हैं। क्या है, सैनिकों की प्रामाणिकता आप ही लोगों का चैनल कहता है कि 85% इन सैनिक स्कूलों की पढ़ाई की, मैं भी उनमें से एक में से पढ़ा हूँ, इनकी प्रामाणिकता है। यदि 100 खुलेंगे तो इस देश के अंदर एक विशाल समूह तैयार होगा जो देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश सेवा के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि एकलव्य मॉडल पर भी स्कूलों को बनाने के लिए हमने कहा है। हमने 15,000 स्कूलों को उच्चीकरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन बातों को समझना होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज व्हाट यू आर डूइंग फॉर द इंश्योरेंस। आपको पता लगा होगा कि एक इंश्योरेंस कंपनी और 2 बैंक, इनको भी निजीकरण हम करने जा रहे हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर हमारे इकोनॉमी में बढ़ेगा और जो हमारा जीडीपी का घाटा है, जो ग्रोथ रेट का घाटा है, वो कम हो जाएगा। तो इसलिए मेरा कहना यह है कि छोटी सी चीजों पर नहीं कि इनकम टैक्स के स्लैब में बढ़ोतरी नहीं हुई या कोई सीमा नहीं हुई, इस पर नहीं जाकर के हमें देखना चाहिए कि दिस गवर्नमेंट इज वर्किंग फॉर नीडी पीपल। नीडी आदमी वो होता है जो 75 साल का हो चुका है,
जिसको पकड़ के कभी कभी ले जाने की भी जरूरत पड़ती है बीमारियों की वजह से, जिसकी देखभाल की जरूरत है, उसको आईटीआर में छूट दिया सरकार ने। और अब आप यदि 75 साल से ऊपर के लोगों की जनगणना करा ले तो बहुत बड़ी बचत भी सरकार ने किया है कि आईटीआर के माध्यम से इतना खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। दोनों तरफ से इट इज बोथ वे, इट इज बेनिफिशियल फॉर द सोसाइटी एंड आल्सो फॉर द गवर्नमेंट। दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। दुबे जी, आपने नीडी पीपल की बात करी तो एक बार फिर मैं आना चाहूंगी कि आप नीडी पीपल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल में जिस तरह से ड्यूटी बढ़ाई गई है, तो क्या आपको लगता है कि मेक इन इंडिया के तहत ये ड्यूटी जो बढ़ाई गई है उसमें जो इंडियन कंपनीज हैं जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं इंडिया में रहकर, उन्हें लाभ मिलेगा? उनको बिल्कुल लाभ मिलेगा। अब आप सोचिए इस बात को कि कल को आप ही विदेश में चली जाए, जिस तरह से आप बोल रही हैं, और हम लोग आपको आपका यूएसए का एम्बेसडर बना दें, आई कैन अंडरस्टैंड दैट यू कैन डू द बेटर ड्यूटीज than what the American people, though they might be speaking with the style or having the knowledge, but I think you will do more justice than what they will be doing. मेरा मानना ये है कि हमारे देश के अंदर जो चीज बनेगी, आत्मनिर्भर भारत को और बढ़ावा मिले और हमारा नागरिक आत्मनिर्भर होगा, विदेश में हमारी डिपेंडेबिलिटी कम हो जाएगी और स्वावलंबन की तरफ हम लोग चलेंगे, ऐसा। लेकिन जिस तरह से इस बजट के बाद सरकार के ऊपर जो इस तरह से एक कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर उनके ऊपर, ये प्रश्न जरूर उठने वाला विपक्ष की तरफ से कि सरकार जो भी बजट पेश करती है वो अपने दोस्तों के लिए या उन पूंजीपतियों के लिए ये बजट पेश किया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सवाल खड़े होने वाले हैं उस पर सरकार किस तरह से जवाब देने वाली है? अब जो आपने हमसे सवाल पूछा है ये थोड़ा सा पॉलिटिकल हो गया जी। आप बताओ, आप खुद इतने पढ़े लिखे आदमी हो, मैं ज्ञानी तो नहीं कहूंगा आपको, बट यू आर वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल्स, यू टेल मी, यदि विपक्ष हमारा विरोध नहीं करेगा और बुरा नहीं कहेगा तो क्या कहेगा कि ये बहुत अच्छा बजट है? कौन सी पार्टी ऐसा करती है? ना हमने किया है ना वो करेंगे, तो वो अपना काम कर रहे हैं, उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर हमको जानना है कि इस वक्त किसको क्या मिला। यदि इसको ध्यान से हम देखें तो स्वास्थ्य में 2.24 लाख करोड़ का एक बहुत बड़ा बजट होता है, जो कि पहले क्या होता था कि और देशों में ज्यादा होता था, हमारे यहाँ ये निगलेक्टेड सेक्टर था। वैक्सीन के ऊपर 35,000 करोड़, रेलवे के ऊपर 1.10 करोड़, सड़क पर 1.18 करोड़, राष्ट्रीय राजमार्ग 65,000 करोड़, जिसकी एनएचआई की हम लोग बात करते हैं, और उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धन दूसरी जगह से कटा हो। इसको मैंने बड़ा ध्यान से स्टडी किया उसमें। वायु प्रदूषण के ऊपर ये बहुत बड़ी समस्या है, आप लोग भी डिस्कस करते हैं कि प्रदूषण हो रहा है, क्या किया जाए, तो उसके कार्य के लिए 2.21 हजार करोड़ रिसर्च करेंगे आप, नहीं तो डिजिटल इंडिया करेंगे कैसे? रिसर्च फाउंडेशन के लिए 50,000 करोड़, स्वच्छ भारत मिशन के लिए 1.41 करोड़, एमएसएमई जिसके लिए शुरू में 3,000 दिया गया था, आपको याद होगा कोरोना काल वाला, आज 15.7 हजार करोड़। डिजिटल इंडिया जिसकी आप बात कर रही हैं मैडम, उसके लिए ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर जिसके बारे में कभी सुना नहीं जाता था, 40,000 करोड़ रुपए, और सरकारी बैंकों की मदद की गई है 30,000 करोड़। मेरा मानना ये है कि जब लोग चर्चा करते हैं तो इन बिंदुओं को जरूर मध्य में रखना चाहिए। आप विपक्ष जी, आप अपने हृदय पर हाथ रख के आप पूछिए, आप खुद इंटेलेक्चुअल, आपकी पूरी टीम कहती है कि ये सही जी जी। मेरा मानना ये है कि आपने अपने चैनल पर इस बात को चलाया, इसका मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली, वैसे तो आप लोग स्पष्ट लोग होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली आ जाता जी। लेकिन विषय को लेकर आए जी दुबे जी, लेकिन मैं एक बार फिर इस पर ही आना चाहूंगी कि जिस तरह से मध्यम वर्ग इंतजार कर रहा था और कहीं ना कहीं जिस तरह से रियल एस्टेट में भी हम उम्मीदें लगाए बैठे थे कि टैक्स में छूट मिलेगी, लोन होम लोन में कुछ छूटें दे सकती है इस बार बजट में। स्पेंडिंग का बात की गई थी सरकार के द्वारा कि स्पेंडिंग की जाएगी, हालांकि स्पेंडिंग की गई है, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे भी हैं जैसा कि 8% जो है रियल एस्टेट की भागीदारी कहीं ना कहीं आज अर्थव्यवस्था में है, तो उसको बढ़ावा देने के लिए ये उम्मीदें लगाई जा रही थी कि होम लोन में कुछ छूट मिल सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, मैं होम लोन की बात यदि करूं तो मैं एक ही आपसे आग्रह करूंगा, होम लोन में ये सरकार 2 लाख रुपए तक की इनकम में छूट दी है, दैट इज ऑन ब्याज, जो उसका इंटरेस्ट है।
अब उसको यदि हम 12 से भाग कर ले तो 18 के बीच में ये पड़ता है प्रति माह के हिसाब से। और यदि एक किसी भी किसान या एक अल्प आय वर्ग के आदमी को मकान बनाना हो तो 18 से 20 लाख हजार रुपए से ऊपर नहीं लगता। इतने में 2 कमरे का बनकर तैयार हो जाता है, काम चलना जो हम लोग हैं। उस बिंदु से इसको ध्यान रखा गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन जाए, लोगों को रहने हो जाए। फिर इसके बाद आप कहेंगे कि अति गरीब लोग हैं उनके लिए क्या है, तो आपने तो नाम सुना होगा प्रधानमंत्री आवास योजना, और वो जबरदस्त लक्ष्य रखा गया है। शहरी मजदूरों के लिए भी आवास की योजना है। तो मुझे लगता है कि एक इसेंट्रिक नहीं होना हमें कि केवल 2 लाख रुपए से उसको 2.5 लाख कर देना चाहिए। ठीक है, करना चाहिए था, लेकिन सच्चाई ये भी तो है ना, आप भी मानती हैं कि देश किस हाल से उभरा है, कहां चली गई थी इकोनॉमी, काम लोगों के छूट गए। आज हमें प्राथमिकता ये देना है कि सबके हाथ में काम हो कुछ न कुछ, और इसीलिए सरकार जो लिबर्टी थोड़ा दिया करती थी, लीवरेज जिसकी लोगों को आवश्यकता थी, मुझे लगता है कि जो किनारे पर आदमी बिना कपड़े के नदी के खड़ा है, उससे ज्यादा जरूरी है जो डूब रहा है उसको निकाल के किनारे पर लाना। और मुझे लगता है कि हम आप सबके सहयोग से ये कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। ये जानना चाहूंगी कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन को जिस तरह से बजट में शामिल किया गया है, बेशक सेंसेक्स में जो उछाल देखी जा रही है वो तो सामने है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन में जो भी लगाए जा रहे पैसे उसमें लॉन्ग टर्म फायदा मिलेगा? मुझे लगता है वहां से मिलना चाहिए। थोड़ा सा हम लोगों को पॉजिटिविटी की तरफ भी सोचना चाहिए। आप नेगेटिव हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमेशा ये कि भाई वो लोग अपना पैसा मार ले जाएंगे, उद्योगपति उसको ले लेगा या ज्यादा पैसा हो जाएगा। अब ये भी देखो ना, आम जीवन में कहा जाता है, अपने उत्तर प्रदेश में ही कहा जाता है कि आप सरकारी हॉस्पिटल में चले जाओ, कोई कहता है मुझे 200 दे दो, कोई कहता है मुझे 400 दे दो। एक्सप्लॉयटेशन वहां भी है। बिल्कुल। आज हमें सोचना ये है कि किस तरह से स्वास्थ्य की हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएं, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। उनमें सुविधाओं को बढ़ाएं। आप याद करिए कितनी विपत्ति आ गई थी, संकट काल की स्थिति थी जब मार्च के महीने में लॉकडाउन हुआ। हमारे पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं थी। आपको पूरा डिटेल याद ही होगा आपको कि पूना में भेजते थे, 3 दिन के बाद आता था। आज कोई टेस्ट कराना है तुरंत एसपीजीआई में कराइए, 24 घंटे के अंदर मिल जाता है। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को इन्वॉल्व करना होगा। अनलेस सिविल सोसाइटी इज इन्वॉल्व इन योर डेवलपमेंट, दैट कंट्री कैन नॉट डू द डेवलपमेंट। दिस इज व्हाट आई फील अबाउट इट। जी, कर्नल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जिस तरह से बजट को पेश किया गया है और तमाम उम्मीदें लगाई जा रही है कि जीडीपी जो है वो बढ़ेगी, आगे जाएगी, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जो छूट गई हैं, उसको कैसे आगे सरकार लेकर आएगी, किस तरह से उनके ऊपर ध्यान जाने वाला है, क्या कुछ आगे आने वाला है बजट को लेकर, कुछ इस पर आपका क्या कुछ कहना है? आप यदि थोड़ा सा जीएसटी के पैटर्न पर ध्यान दे तो पिछले 1 साल का जी, तो अभी जनवरी का जो आया है वो 1,20,000 का रेवेन्यू कलेक्शन जीएसटी पर हुआ है। और यदि इसी को आप याद करो अप्रैल के महीने में, तो मैं जानता था कि ये सवाल आप पूछेंगे हमसे, ये एक्सपेक्टेशन थी हमारी। 34,000, 40,000, 55,000, 47,000 ऐसे मंथ वाइज इसके डिटेल थे। और ऐसी स्थितियों में यदि हम इतने बड़े अपने बजट के घाटे को, अब स्वास्थ्य के लिए यदि हम 2,38,000 कर पा रहे हैं तो ये लगता है कि बहुत बड़े साहस का काम है। ये सरकार के वित्त मंत्रालय ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो किया है, ये बहुत साहस का काम किया है। एंड मोर ओवर दिस गवर्नमेंट इज द कॉमन मैन गवर्नमेंट, इसलिए नॉट टू वरी, वी विल डू बेटर। बिल्कुल, मैं भी यही आशा करूंगी कि जो ये बजट पेश हुआ है ये आगे अच्छा कमाल करके दिखाए और हमारी इकोनॉमी को एक अलग ही बूस्ट दे। लेकिन एक और सवाल कि बाजार में जिस तरह का पॉजिटिव नेचर इस बजट के बाद देखने को मिल रहा है, पॉजिटिविटी सामने आ रही बाजार की तरफ से, तो आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी चीजें हैं जो बाजार में नए पॉजिटिव चीजें लेकर आई है? देखिए, जैसे ही आपने ये सेंटेंस कहा कि मार्केट में पॉजिटिविटी आई है जी, उसी समय आप ये समझिए कि जो विपक्ष वाला आरोप जो 2 मिनट पहले आपने पूछी थी वो धराशायी हो गया। दूसरी बात अब क्या लेके आएगी? ये लेके आएगी आम पब्लिक के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म जिसमें उसका जीवन स्तर अच्छा होगा। किसानों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म
जो किसान अच्छा होगा, हमारे जैसे जो, अब मैं तो पूर्व सैनिक कर्नल हूं, हमारे जैसे सैनिक उनके साजो सामान बढ़ेंगे, इसके ऊपर भी चर्चा हुई थी बजट में, आपको याद होगा। तो आप जैसे लोग जो डिजिटल पर ज्यादा भरोसा करते हैं, आप सबके लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ाया गया है, सरकार की फंडिंग ज्यादा हुई है, बुजुर्गों की देखभाल हुई है, इन्वायरमेंट में प्रदूषण कंट्रोल की बात हुई है। मुझे लगता है कि एक ऐसा समसामयिक बजट है जिसमें सबके लिए सब कुछ है, बहुत कुछ है, पॉजिटिव है, इसलिए हमें अपनी रुख सकारात्मक रखनी होगी। इसका मतलब ये नहीं कि आपका रुख सकारात्मक नहीं है, आपका रुख तो सकारात्मक है ही। जब आपने कह दिया कि मार्केट में चूंकि पॉजिटिव हो रहा है, तो क्या हो रहा है, सब जनसामान्य का जीवन बेहतर हो रहा है, ऐसा मेरा मानना है। कर्नल जी, एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे यही करना चाहूंगी कि इंडस्ट्री पर निवेश तो हो रहा है, इंडस्ट्री की बात की जा रही है कि सोना चांदी के जो भाव हैं वो कम पड़ रहे हैं, लेकिन इंडस्ट्री कंज्यूमर तक पास ऑन करती है उन चीजों को, तो ग्राहकों को लाभ होगा। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, एज ए व्यक्ति विशेष, आपने चूंकि आखिरी सवाल कहा है, एज ए व्यक्ति विशेष मैं बात करता हूँ जी। एक तरफ जहां मेरे जैसा आदमी कहते हैं कि पेंशन जो आपको मिल रही है वो हो गई टैक्स फ्री जी, तो दूसरी तरफ झटका भी थोड़ा सहना पड़ेगा। जो कहते हैं ना, गुड़गांव में कहावत है कि ज्यादा गुड़ खाता है। हाँ, आप दूसरी तरफ देखिए कहाँ झटका पड़ा मुझे। यदि मैंने गोल्ड बॉन्ड खरीदा है 100 का जी, 100 ग्राम खरीद रखा है, तो आज के तारीख में सीधे सीधे वो नीचे चला गया जी। तो ये अप एंड डाउन होगा, तभी तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस होगी। किसी को थोड़ा लाभ, किसी को थोड़ा फायदा। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड बैलेंस्ड बजट। हम इससे बहुत खुश हैं। हाँ, ये जरूर आप कह रही हैं, बार बार तो मैं एक ही बात कहूंगा, किसी भी तबके का आप नाम बताइए, उस तबके के लिए इस सरकार ने फंड कैटर फॉर किए हैं, इसलिए हम सबको सकारात्मक रुख रखना है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम तरह की जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ कर्नल दयाशंकर, भाजपा नेता, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये जो बजट आया है वो बहुत ही बढ़िया बजट है। इसी को लेकर हमने आज तमाम तरह की चर्चाएं की और इस पर बात करी कि किस तरह से जो बजट है वो भाजपा सरकार के लिए तो बिल्कुल ही बहुत ही फायदेमंद बजट है। हालांकि विपक्ष सवाल उठाता ही है और विपक्ष ने एक बार फिर सवाल उठा दिया है कि क्या ये बजट में सिर्फ सरकार जो थी वो क्या एक तरह का बेचने का, या फिर आप कह दीजिए कि एक तरह से सेल लगाई हुई थी, इस तरह का विपक्ष की तरफ से बयानबाजी चालू हो गई है। वहीं विपक्ष भाजपा सरकार को और केंद्र सरकार को तमाम तरह पे घेरना चालू कर दिया गया है। हालांकि ये बजट कितना फायदेमंद होगा और इस बजट से आम जनता को कितना लाभ मिलता है, ये देखना अहम होगा। क्या सोना चांदी के दाम कम होने से जिस तरह से लोगों के चेहरे पर खुशी आई है, क्या वही मोबाइल और चार्जर महंगे होने पर भी कायम रहेगी? क्या डिजिटल इंडिया की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए मोबाइल और चार्जर के दाम महंगे होने से लोगों को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? हालांकि प्रदूषण कम करने के लिए भी यहाँ पर बजट में बहुत कुछ प्रावधान रखे गए हैं, उस पर भी देखना अहम होगा कि प्रदूषण की मार झेल रहे लोगों में इस बजट को लेकर कितनी खुशी होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि बजट पर चर्चाएं लगातार प्राइम टीवी पर जारी है।